हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस देखेंगे। कौन कौन से ऐसे हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शंस हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है फॉर इशूइंग नोटिसेस। और ये ही ट्रांजैक्शन आपके एआईएस में भी रिफ्लेक्ट करते हैं, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो अगर ये इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या आपने ऐसी चीजें एग्जीक्यूट करी है ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर, भले ही रिफ्लेक्ट ना कर रहे हो, पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न में इन सब की जानकारी देना जरूरी है। अगर आप नहीं देंगे तो आपको इनकम टैक्स द्वारा नोटिस मिलने के काफी चांसेस हैं, और लोगों को रिसीव भी हो रहे हैं नोटिसेस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के। तो सबसे पहले है रियल स्टेट एसेट। अगर आपने खरीदा है या बेचा है इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 30 लाख से ज्यादा है, तो आपको उसका डिस्क्लोजर इनकम टैक्स रिटर्न में देना जरूरी है। क्योंकि इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 12 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, property registrar are mandated to notify tax authorities about any acquisition or sale of immovable property valued at 30 lakhs और higher। तो जो ये रजिस्ट्रार्स हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुए हैं 30 लाख एंड अबव, उनको इनकम टैक्स को रिपोर्ट करना जरूरी है। जो ये एआईआर रिटर्न्स होती हैं उसमें रजिस्ट्रार को भी फाइल करना जरूरी है। अब उनको क्या इंफॉर्मेशन देनी है रजिस्ट्रार को? नेम एंड एड्रेसेस ऑफ बोथ बायर एंड सेलर। जिसने खरीदा है जिसने बेचा है, दोनों के नाम और एड्रेस देना जरूरी है। ट्रांजैक्शन कब हुआ है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी टाइप क्या है, लैंड खरीदी है, हाउस, अपार्टमेंट एक्सेट्रा, प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, सेल एंड प्रॉपर्टी प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये सारे जो डिटेल्स है ये रजिस्ट्रार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है, और यही आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करें। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश में हुआ है या अदर देन कैश मोड में हुआ है, ये जरूरी नहीं है। अगर ये ट्रांजैक्शन हुआ है तो इनकम टैक्स को जानकारी देना जरूरी है। अब इनकम टैक्स क्या है, इससे वो सब्सटैंशियली देख सकता है कि कैश ट्रांजैक्शन कितना इन्वॉल्व हुआ है, कितना नहीं हुआ है, अकॉर्डिंग टू योर सोर्स ऑफ इनकम। तो जो आप इनकम डिक्लेयर करेंगे और आपने खरीदी है, तो उसका वो उससे वो सब्सटैंशियली देख लेगा कि आपकी इनकम इतनी है तो आपने इतने का कैसे खरीदा, और उसके बाद आपको नोटिस इशू होगा। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर सारी चीजें जेन्युइन है तो बस आपको प्रूफ रखना है अपने पास कि आपने उसको कैसे परचेज किया है। This data is utilized by tax authority to monitor substantial cash transaction and identify potential instances of tax evasion and money laundering. The property registrar must report all transactions involving the purchase and sale of immovable property valued at 30 lakhs or higher, irrespective of whether the payment is made in cash or check. सेकेंड है, अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है, मतलब शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड, इनमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो अगर 10 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है एक बार में या आपने थोड़ा थोड़ा करके पूरे साल भर में, एग्रीगेट 10 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, डिबेंचर्स में या बॉन्ड में, तो उन उस केस में भी कंपनीज और इंस्टीट्यूशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिपोर्ट करे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो कंपनीज और इंस्टीट्यूशन दैट इशू बॉन्ड्स और डिबेंचर मस्ट कंपल्सरली report any receipt of 10 lakhs or more from an individual during a financial year for the acquisition of bonds or debenture. This reporting measure is implemented to prevent tax evasion and money laundering. वैसे ही जो कंपनी शेयर्स इशू करती हैं और उनको पैसे मिल रहे हैं 10 लाख या उससे ज्यादा का, भले ही वो कैश में मिले हो अदर देन कैश में, उनको रिपोर्ट करना जरूरी है। लाइकवाइज म्यूचुअल फंड ऑल्सो। तो कंपनी इंस्टीट्यूशन को क्या क्या रिपोर्ट करना रहता है? इन्वेस्टर्स नेम एंड एड्रेस, इन्वेस्टर्स पैन नंबर, परचेज डेट, परचेज अमाउंट, टाइप ऑफ सिक्योरिटी एक्वायर्ड। यही चीजें आप देखेंगे कि आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट करता है। आप परचेज करते हो तब भी, सेल करते हो तब भी।
This data enables the income tax department to identify taxpayer who may not be disclosing their complete income or who are engaging in suspicious investment activity. आप ये सोच रहे होंगे कि परचेजेस तो कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं करनी रहती इनकम टैक्स रिटर्न में, सिर्फ सेल्स ही रिपोर्ट करनी रहती है। तो आपका ये सोचना गलत है, क्योंकि आप सेल्स तो इनकम रिपोर्ट करते ही हो, बट जो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है उससे इनकम टैक्स देख लेता है कि आपने ये जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आप कर सकते हैं कि नहीं। अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपए आपने कमाए हैं तो आप 100 रुपए ही इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करेंगे। बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट 150 रुपए का किया है तो ये जो 50 रुपए एक्स्ट्रा किया है इन्वेस्टमेंट, वो कहाँ से आया, वो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्यों नहीं डिस्क्लोज किया। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो जो लोग भी 44 AD या 44 ADA का बेनिफिट लेते हैं, सेक्शन 44 AD एंड 44 ADA जो कि प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन का है सेक्शन, उसमें अगर रिटर्न आप फाइल करते हो तो उनको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो इनकम परसेंटेज डिस्क्लोज करते हैं वो एक मिनिमम से ऊपर होता है, बट एक्चुअली वो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको ये इसका ध्यान रखना चाहिए। The reporting mandates is applicable to investments made by individual, HUF and partnership firm, and it does not extend to investment made by companies. कंपनीज इन्वेस्ट करती है तो उस पर ये कवर नहीं है, बट अगर इंडिविजुअल, HUF या पार्टनरशिप फर्म्स इन्वेस्ट करते हैं तो उनका डिस्क्लोजर करना जरूरी है। मतलब इंडिविजुअल, HUF और फर्म, उनने अगर इन चीजों में इन्वेस्टमेंट किया, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर, बॉन्ड्स, तो ये जो रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं, कौन, कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन, उनको इन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है, इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म, उसको रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर कंपनी ने इन्वेस्ट किया उसका जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है फॉरेन करेंसी खरीदना। अगर आपने परचेज किया है फॉरेन करेंसी इन अ फाइनेंशियल ईयर ऑफ अमाउंटिंग टू 10 lakhs और मोर, एक बार में या टुकड़ों में पूरे साल भर में 10 लाख से ज्यादा की फॉरेन एक्सचेंज आपने परचेज किए हैं, तो वो भी एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है। अगर आपने कैश में किए हैं तब भी वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है। तो इस वजह से जो भी इंडिविजुअल है, HUF और फर्म है, इनने अगर फॉरेन एक्सचेंज खरीदा है 10 लाख से ज्यादा का इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो जो इंस्टीट्यूशन है जिनसे उनने खरीदा है, ऑथराइज डीलर्स, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिपोर्ट दी फॉलोइंग details: purchase of foreign currency notes and coins, procurement of travelers check and foreign exchange cards, utilization of debit or credit card for foreign exchange, फॉरेन करेंसी पेमेंट। तो आपने कैसे उसको पे किया, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, ये भी बताना जरूरी है। वैसे ही ट्रैवलर्स चेक या फॉरेन एक्सचेंज कार्ड आपने क्या खरीदा है ये भी बताना जरूरी है। The establishment that supplies you with foreign exchange is obligated to notify the income tax department of the transaction. For instance, if you buy foreign currency note and coins from a bank, the bank must report the transaction to income tax department. This reporting mandate is implemented to deter tax evasion and money laundering. The income tax department can utilize the provided information to identify taxpayer who are either underreporting their complete information or engaging in questionable foreign exchange transaction। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने इनकम जितनी रिपोर्ट कर रही है उससे ज्यादा के ये सारे ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं तो वो कैसे, दैट इज क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट्स। आप बैंक अकाउंट्स में कैश डिपॉजिट करते हैं 10 लाख या उससे ज्यादा के, अगेन एक बार में वन टाइम डिपॉजिट और एग्रीगेट क्यूमुलेटिव कैश डिपॉजिट्स, तो वो भी अट्रैक्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब जब आपने डिपॉजिट किया है तो बैंक्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिपॉजिटर्स के नेम एंड एड्रेस डिस्क्लोज करे, डिपॉजिटर्स पैन नंबर, आपने देखा होगा 50,000 से ज्यादा का वन टाइम कैश डिपॉजिट करते हो तो पैन नंबर रिक्वायर्ड होता है। डेट ऑफ कैश डिपॉजिट अमाउंट, the account number in which cash deposit was placed. The CBDT has instituted a compulsory rule for banks and cooperative banks to notify the tax authority regarding cumulative cash deposit of 10 lakhs or more in one or more accounts। मतलब आपने एक ही अकाउंट में क्यूमुलेटिव भी किया है तो एप्लीकेबल होगा, एक से ज्यादा अकाउंट में किया है तब भी एप्लीकेबल होगा, पर करेंट अकाउंट और टाइम डिपॉजिट को छोड़ दिया है। अगर आप करेंट अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं तो इस
वाले रूल में आप कवर नहीं होंगे कैश डिपॉजिट में। फिर वो कंपैरेटिवली किससे चेक किया जाएगा, वो जीएसटी रिटर्न से चेक किया जाएगा या फिर आपके इनकम टैक्स रिटर्न से किया जाएगा, क्योंकि करंट अकाउंट में आपकी सेल्स से रिलेटेड माना जाता है कि आप वो प्रोसीड्स जमा करते हैं, तो वो कैश में भी हो सकती है ना, अदर देन कैश मोड में भी हो सकती है। वैसे ही टाइम डिपॉजिट को भी इस रूल से बाहर रखा गया है, इसके लिए सेपरेट रूल बनाया है। Held by individual within a financial year, this regulation is implemented to combat tax evasion and money laundering. This data empowers the CBDT to pinpoint taxpayer who may not be disclosing their entire income or engaging in questionable cash deposit. This reporting obligation is applicable to cash deposit in one or more account, excluding current account and time deposit held by individual. In essence, if you make several cash deposit, each of which is less than 10 lakhs, but the cumulative amount in a financial year reaches 10 lakhs or more, the bank or cooperative banks is mandated to notify the CBDT. तो अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है मनी डिपॉजिटेड इन फिक्स डिपॉजिट। इसलिए मैंने प्रीवियस रूल में बताया था कि टाइम डिपॉजिट के लिए एक सेपरेट ही रूल बना हुआ है, वो ये है, अगर आप एक साल में 10 लाख से ज्यादा की एफडीज बनाते हैं, छोटी छोटी करके बनाते हैं तो 10 लाख से ज्यादा का होता है, वो भी रिपोर्टिंग माना जाता है, इनकम टैक्स को रिपोर्ट किया जाता है। तो जो बैंक है जहां पर आपने एफडी बनाई है उनको रिपोर्ट करना रहता है, डिपॉजिटर्स नेम एंड एड्रेस, डिपॉजिटर्स पैन नंबर, डेट ऑफ कैश डिपॉजिट अमाउंट, अकाउंट नंबर वेयर द कैश डिपॉजिट वाज मेड। तो आपने कैश में बनाया है या अदर देन कैश में बनाया है, दोनों चीजों में ये अट्रैक्ट होता है। This data enables the CDBT to pinpoint taxpayer who may be under-reporting their total income or engaging in dubious cash deposit. तो अगर आपने छोटी छोटी जैसे 5 लाख की जनवरी में बना ली, 3 लाख की फरवरी में बना ली, 2 लाख की मार्च में बना ली, तो क्यूमुलेटिव 10 लाख होता है। इस वजह से इन अ फाइनेंशियल ईयर 10 लाख एक्सीड हो रहा है तो बैंक को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और ये एप्लीकेबल है इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड पार्टनरशिप फर्म्स को। मतलब इन लोगों द्वारा एफडी बनाई जाएगी तो बैंक को रिपोर्ट करना है, कंपनी द्वारा बनाई जाएगी तो बैंक रिपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को लेके। क्रेडिट कार्ड के पेमेंट आप करते हैं, अगर वो 10 लाख से ज्यादा का पेमेंट हो रहा है इन अ फाइनेंशियल ईयर तो वो तो बैंक रिपोर्ट करेगा ही। बट इसमें खास बात यह है कि अगर आप कैश से पेमेंट करते हो क्रेडिट कार्ड का और वो 1 लाख से ज्यादा का है तो वो अट्रैक्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये चीजें भी डिस्क्लोज होती हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो जो भी क्रेडिट कार्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिपोर्ट करना पड़ता है क्रेडिट कार्ड होल्डर का नाम, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स पैन नंबर, पेमेंट डेट, पेमेंट अमाउंट और पेमेंट मेथड, कि कैश फॉर्म में पे किया गया था क्रेडिट कार्ड का या कैश चेक से किया था, एनईएफटी से किया था। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि 1 लाख या उससे ज्यादा का क्रेडिट कार्ड ड्यूज है तो कैश में नहीं पे करें, अदरवाइज आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से वो मैच होना चाहिए। और ओवरऑल क्रेडिट कार्ड ड्यूज की जो लिमिट है वो 10 लाख या उससे ज्यादा की है। तो ये तो हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन से जो कि इनकम टैक्स की नजर रहती है। इसके अलावा इनकम टैक्स ने कैश ट्रांजैक्शन की कुछ टाइप्स बताए हैं कि जिसको आपको नहीं करना चाहिए। सर्टेन टाइप्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो कौन कौन से ऐसे हैं, एक फर्स्ट है, अगर आप कोई भी लोन या डिपॉजिट लेते हैं तो वो आप ध्यान रखें आप कैश में ना लें अगर वो 20,000 या उससे ज्यादा का है, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसा लेते हैं तो पेनल्टी अट्रैक्ट होती है। बट इसके भी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है, आप गवर्नमेंट से ले सकते हैं, बैंकिंग कंपनी है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक से इनसे ले सकते हैं। कॉर्पोरेशन, इन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। एनी कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल, स्टेट और प्रोविजनल एक्ट, एनी गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड in section 2 of section clause 45 of Companies Act, any other institution, association or body of or class of institution, association or body which the central government may by notification in the official gazette specify from a person having agriculture income and the recipient
is also having agriculture income and neither of them is chargeable to income tax. ये जो लोग हैं इन पे जो 20,000 वाला रूल है लेने का, लोन या डिपॉजिट लेने का, वो अप्लाई नहीं होता। मतलब अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आपके एग्रीकल्चर से इनकम है और जिनसे आप ले रहे हैं वो भी एग्रीकल्चर इनकम, उसकी भी एग्रीकल्चर इनकम ही है, तो ये ट्रांजैक्शन आप 20,000 से ज्यादा भी कैश में कर सकते हैं। पर इन लोगों से आप नहीं करते। इसके अलावा किसी भी पर्सन से 20,000 से ज्यादा का कैश लोन या डिपॉजिट लेते हैं तो उसमें पेनल्टी अट्रैक्ट होती है इक्वल अमाउंट की, तो उसका ध्यान रखें आप। वैसे ही रीपे करते हैं आप कोई भी लोन या डिपॉजिट, तो उसमें भी ध्यान रखें कि कैश में रीपे ना करें अगर वो लोन 20,000 या उससे ज्यादा का है। बट अगर आपने छोटा छोटा 20 छोटे छोटे लोन लेके रखे हैं जिनकी लिमिट 20,000 से कम है बट ओवरऑल वो लोन 20,000 से ज्यादा का है, तो वो भी माना जाएगा इसी लिमिट में, आप उसका भी रीपे नहीं कर सकते ज्यादा कैश में। अब ये जो रूल है ये सेम उन्हीं पर्सन्स पे अप्लाई करता है जो हमने अभी देखा, बट उसमें एग्रीकल्चरिस्ट है उसको हटा दिया गया है। बाकी सेम है, गवर्नमेंट से आप कर सकते हैं, बैंकिंग कंपनी से कर सकते हैं, कॉरपोरेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टैब्लिश की गई है, या गवर्नमेंट कंपनी जो 245 सेक्शन में डिफाइन की गई है कंपनीज एक्ट के, वैसे ही कोई इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई की गई है, उनसे भी आप कर सकते हैं। तो 20,000 से ज्यादा आप कोई भी लोन या डिपॉजिट का रीपे ना करें इन कैश। कॉन्सिक्वेंसेस में अगेन पेनल्टी है, पेनल्टी फॉर एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच लोन और डिपॉजिट रीपेड विल बी लेवीड। इसके अलावा जो अदर कैश ट्रांजैक्शन है वो ये है कि आप कोई भी पैसा रिसीव कर रहे हो वो कैश में ना करें अगर वो 2 लाख या उससे ज्यादा का है। बट उसमें भी सिचुएशन बताई गई है, इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, एक दिन में एक पर्सन से छोटे छोटे अमाउंट करके आप अगर 2 लाख से ज्यादा का रिसीव कर रहे हो तो वो कैश में नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। या एक सिंगल ट्रांजैक्शन में किसी से रिसीव कर रहे हो तब भी 2 लाख से ज्यादा का कैश नहीं होना चाहिए। वैसे ही इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन, एक पार्टी की गई है, उसके उस पार्टी के लिए आप कोई कैश रिसीव कर रहे हो तो उसमें भी आप ध्यान रखें कि जो कैश रिसीव करे वो 2 लाख से ज्यादा का ना हो। अदरवाइज क्या है, जितना भी आप रिसीव कर रहे हो उतने की पेनल्टी लगेगी। ये प्रोविजन किस किस पे अप्लाई नहीं होता है, गवर्नमेंट से अगर आपको पैसे मिलते हैं, बैंकिंग कंपनी से मिलते हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ नेचर रेफर टू इन 269 एसएस। 269 एसएस कौन सा था, टेकिंग ऑफ लोन और डिपॉजिट, सच अदर person or class of person or receipt which the central government may by notification in the official gazette specify 269 ST with effect from 1920 digital payment mode of electronic payment is permissible to addition to account pay check, account pay bank draft or electronic clearing system through a bank account। 1920 से डिजिटल पेमेंट को और एक्सटेंड कर दिया गया, उसमें अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट भी इंक्लूड कर दिया गया है। वैसे ही पर्सन हैविंग बैंकिंग इनकम एंड टर्नओवर रिसीट एक्सीडिंग 50 करोड़ इन अ फाइनेंशियल ईयर आर मैंडेटली रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट पेमेंट थ्रू प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ओनली। मतलब कि कोई भी पर्सन जिसकी बिजनेस इनकम 50 करोड़ से ज्यादा की है ना फाइनेंशियल ईयर, उनको तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही रिसीव करना है पैसे, कैश में नहीं करना है। इट वुड अट्रैक्ट अ पेनल्टी ऑफ 5,000 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू। अगर आप ये नहीं फॉलो करते हो तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा इनकम टैक्स में कुछ खर्चे हैं, अगर आप वो कैश में करते हैं तो डिसअलाउ हो जाएगा, और उसके लिए जो लिमिट है वो 10,000 है। 10,000 से ज्यादा अगर आप कैश ट्रांजैक्शन खर्चा करते हो तो उस खर्चे का बेनिफिट आप नहीं ले सकते इनकम टैक्स से, मतलब इनकम से कम नहीं करवा सकते। बट इसमें भी एक्सेप्शन है जो कि रूल 6 DD में दिए गए हैं। वैसे ही अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है बट उसका पेमेंट नहीं किया इस साल, अगले साल आप कर रहे हो, तो खर्चा का तो बेनिफिट आपने इस साल ले लिया, बट जैसे ही आप पेमेंट करोगे नेक्स्ट ईयर अगर वो कैश में करते हैं आप 10,000 से ज्यादा का, तो जो आपने बेनिफिट लिया है प्रीवियस ईयर में वो डिसअलाउ हो जाएगा, उतने की इनकम मानी जाएगी आपकी।
अगर हम हायरिंग या गुड्स कैरेज की बात करें तो उसमें लिमिट 35,000 की है। अब नेक्स्ट जो डिसअलाउंस है वो है फिक्स एसेट परचेज करने का। अगर फिक्स एसेट आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है और वो उसमें भी 10,000 की लिमिट है, 10,000 से ज्यादा का आपने कैश पेमेंट किया है, तो आप बोलेंगे कि इसका बेनिफिट तो मिलता नहीं है इनकम टैक्स में, क्योंकि ये तो हम इनकम से रिड्यूस नहीं कर सकते। बट फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन तो आप रिड्यूस करते हैं ना, तो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा उन फिक्स एसेट में जिसको आपने कैश में परचेज किया है मोर देन 10,000। नेक्स्ट है कैश डोनेशन। 2,000 से ज्यादा का कैश डोनेशन अलाउड ही नहीं है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी कैश अलाउड नहीं है, बैंक से ही अलाउड है। एटीडी का भी, एटीडी के डिडक्शन की हम बात करें तो ये कुछ कैश ट्रांजैक्शन है जो कि इनकम टैक्स ने ही अभी एक पैम्फलेट में बताया है कि ये आपको नहीं करना है। तो आज के वीडियो में हमने कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड देखे कि कौन से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है जो कि आपको कैश में नहीं करने हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो आपको डिस्क्लोज करना है प्रॉपरली इन इनकम टैक्स रिटर्न। बट जो हमने लास्ट में वीडियो में इस पैम्फलेट में देखा, ये तो आपको करना ही नहीं है। कर लिया तो आपको इनकम टैक्स में इसका डिसअलाउंस या पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।